नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ खास बातचीत कार्यक्रम में हमारे औरैया के प्रिय हमारे भाई शिवम सदानंद राजपूत जी। आज हम उनके प्रतिष्ठान श्री राम ढाबा पर दिव्यापुर रोड पर उपस्थित हैं। शिवम जी, आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमित भैया जी। आपकी पत्रकारिता को मैं बहुत ही सलाम करता हूँ। मैं आपको देखता रहता हूँ, आप बहुत सारी समाज के मुद्दे उठाते हैं। जी जी जी। और आप एक पत्रकार के साथ साथ आप बहुत ही एक अच्छे समाज सेवी व्यक्तित्व भी हैं। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको देखता रहता हूँ। तो मैं आपके सारे दर्शकों को और आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिवम जी, आपसे हमारे कुछ सवाल रहेंगे आज। तो हमारा पहला सवाल ये रहेगा कि हमने देखा है, सुना है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी देखा है, आपके दिव्यापुर से चकोर तक अगर किसी राहगीर का या किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप अपने कर्मचारियों, अपने साथियों के साथ अपनी गाड़ी से उन्हें अस्पताल तक ले जाते हैं, पुलिस को जानकारी कराते हैं, हर पूरा प्रयास करते हैं कि उसकी मदद करें आप। ये विचार आपके मन में कहाँ से कैसे है? देखिए अमित भैया, दरअसल मेरा ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं जो मोस्टली मेरे मोबाइल से जो वीडियोज अपलोड होते हैं, कभी कभी घायलों को मैं हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ, उनको एडमिट कराता हूँ। एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं पता होता है कि ये कौन से लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, नहीं पता होता है। लेकिन ढाबा तो सभी लोग चलाते हैं, रोड पे रेस्टोरेंट सभी लोग चलाते हैं, लेकिन सब लोग का मतलब केवल यहाँ तक ही होता है कि लोग आए, खाएँ और पैसे ले और चले जाएँ। लेकिन मेरा तो यही रहता है कि अगर मेरे प्रतिष्ठान के इर्द गिर्द अगर कोई ऐसी अनहोनी घटना होती है जो सुन के या देख के सबका दिल दहलता है, मेरा भी दिल दहलता है, तो फिर मैं इसमें पीछे नहीं हटता हूँ। मेरी खुद की गाड़ी में बुलेट लगे या कुछ भी हो, मैं अपनी खुद की गाड़ी से लोगों को हॉस्पिटल तक लेके जाता हूँ, उनको एडमिट कराता हूँ और एडमिट कराने के बाद फिर पुलिस को प्रॉपर सूचना भी देता हूँ, जिससे कि उनके जो परिजन है उनको पता चल सके कि मेरा बेटा है, मेरा भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो किस हाल में और कहाँ। तो ये मेरा एक ह्यूमन नेचर कहें, एक जो भी कहें, वैसे एक अच्छा इंसान तो नहीं है, छोटा भाई हूँ आपका, आप सबसे सीखता रहता हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा मन करता रहता है कि ये सब करने के लिए, तो मैं लोगों की मदद करता रहता हूँ, निस्वार्थ भाव से मैं मदद करता हूँ। मुझे इन सब चीज़ों के पीछे मेरा कोई लालच नहीं है और मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं कि मुझे कुछ मिले, सिर्फ लोगों की मदद। एक आप बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र में। हमें तो भैया चाय भी लेते रहिएगा, क्वेश्चन तो होते रहेंगे। ये बेहतरीन सी चाय आप एक बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं आप। चाय बिल्कुल बिल्कुल, हम चाय भी आपकी लेंगे, आपके प्रतिष्ठान पर आए आपकी चाय भी बिल्कुल लेंगे। और एक सामाजिक व्यक्ति की एक अपनी विचारधारा होती है कि वो किस राजनीतिक पार्टी को से प्रभावित होता है। तो आपकी अगर मैं जानना चाहूँ तो आप किस राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से अधिक प्रभावित है? देखिए मैं तो ये, जैसा कि मेरा नाम है शिवम सदानंद राजपूत, तो मैं आज थोड़ा सा क्लियर भी करना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से कि एक्चुअली मेरा नाम शिवम राजपूत है। सदानंद राजपूत मेरे पापा का नाम है। तो मैंने अपने नाम को थोड़ा सा यूनिक करने के लिए और एक बेहतरीन नाम को एक बेहतरीन रूप देने के लिए मैंने मेरे नाम में मेरे पापा का नाम इस्तेमाल किया। तो उसके बाद फिर मैं कम्प्लीटली बनता हूँ शिवम सदानंद राजपूत। तो मेरे पापा जो हैं सदानंद राजपूत, वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे। भारतीय जनता पार्टी में वो मंडल महामंत्री के पद पे भी रहे दिव्यापुर मंडल से। तो हमारे और हमारे परिवार की हमेशा से ही जो विचारधारा रही है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रही है। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी में एज छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं फिलहाल मैं युवा मोर्चा की राजनीति करता हूँ और मैं युवा मोर्चा में जिला कार्य समिति सदस्य के दायित्व से काम करता हूँ। तो हमारी जो पूरी जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और सबकी अपनी अलग अलग एक विचारधारा होती है। मेरी भी एक अलग विचारधारा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरे पापा ने मुझे सिखाया है भारतीय जनता पार्टी के पद पर चलना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने रहना। ये मेरे पापा ने मुझे सिखाया है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता रहूँगा, ईश्वर की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है। कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे, चुनाव के क्षेत्र में आपको उतारे? मैं तो भैया, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़ी पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं में एक छोटा सा मैं कार्यकर्ता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी देना या ना देना ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है और मैं तो सिर्फ बिना किसी लालच के, बिना ही किसी प्रलोभन के लगा पड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी में। मेरे पापा भी हमेशा लगे रहे, मैं भी लगा पड़ा हूँ और लगाऊँ मैं भी। कभी पार्टी कुछ अच्छा देगी तो उसको जरूर लेंगे। आपके विचारों से लेकिन लगता नहीं है कि छोटे से कार्यकर्ता, आपके विचार, आपकी बातें बड़े ही उच्च श्रेणी के होते हैं। जी अमित भैया, कहीं ना कहीं आप जैसे बड़े भाई कहीं बड़प्पन है मेरे लिए, लेकिन तो मैं तो एक छोटा सा ही कार्यकर्ता हूँ। आपके अंदर कुछ दिखाई देता है लोगों को, ये हम नहीं कहते हैं, हमने कई लोगों को सुना है, देखा है, हमने सर्वे किया है। मैं उन सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ जो लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। लेकिन अमित भैया, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ, आप सबका छोटा भाई हूँ।
और बस एक पार्टी के लिए भी छोटा सा कार्य करता हूँ, सामान्य कार्य करता हूँ, और कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। बस जो भी जिम्मेदारी पार्टी से मिलती है, जो भी काम मिलता है, और लगा रहता हूँ, चाहे पार्टी का काम हो या मेरा खुद का व्यक्तिगत भी काम हो, बस मैं लगा रहता हूँ। तो हमने देखा जाता है कि दिव्यापुर विधानसभा सीट आपकी लखनऊ है। जी हाँ, दिव्यापुर विधानसभा 203 है हमारी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बड़ा जबरदस्त गढ़ है। एक से एक दिग्गज समाजवादी पार्टी के यहाँ पर नेता देखने को मिलते हैं, चेहरा सामने आते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई भी चेहरा शायद नहीं है दिव्यापुर विधानसभा में, इसका चर्चा में या क्षेत्र में नाम रहता है। पर आपका क्या पर्सनली मत है? नहीं अमित भैया, ऐसा नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का ये गढ़ नहीं है। देखिए, यहाँ से आप बात करेंगे, पहले उस समय दिव्यापुर विधानसभा नहीं होती थी और यह विधानसभा होती थी। तो आदरणीय बाबूजी लाल सिंह वर्मा जी विधायक हुए, बीजेपी से ही विधायक हुए। उसके बाद में आदरणीय शेखर तिवारी जी यहाँ से विधायक हुए, बहुजन समाज पार्टी से विधायक हुए। उसके बाद में प्रदीप यादव जी विधायक हुए, समाजवादी पार्टी से विधायक हुए। उसके बाद में 2017 का इलेक्शन आता है, आदरणीय श्री लाखन सिंह राजपूत जी यहाँ से विधायक हुए और बहुत ही अच्छे वोटों से जीते। फिर 2022 का इलेक्शन आता है, आदरणीय लाखन सिंह राजपूत जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, तो सिर्फ 150 या 200 वोटों से एक इलेक्शन हार गया। तो 150 या 200 वोटों की हार हमें ये कहने का मौका नहीं देती कि दिव्यापुर एक समाजवादी पार्टी का गढ़ है। गढ़ होता तो हम 50,000 से समाजवादी पार्टी वाले चुनाव जीते या 1 लाख से चुनाव जीते। ये 200 वोट या 300 वोटों से अगर वो जीत रहे हैं तो ये गढ़ नहीं है। ये कहीं ना कहीं उस समय 2017 की मैं बात करूंगा तो हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ वोटों से इलेक्शन हारे थे, और बहुत सारी ऐसी 40 से 50 सीटें थी जो हम भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ चंद वोटों से हारे थे। उन्हीं में से दिव्यापुर प्रदेश की एक ऐसी सीट थी जो सबसे कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी थी। वो कहीं ना कहीं किसी प्रत्याशी की कोई कमी नहीं थी और किसी की भी कोई कमी नहीं थी। कहीं ना कहीं शायद किस्मत थी उस दिन प्रदीप जी के साथ में थी, लाखन सिंह जी के साथ में नहीं थी। दोनों ही लोगों ने इलेक्शन बहुत अच्छा लड़ा था, मैं किसी एक के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत की लकीरें भी होती हैं लोगों की, वो इलेक्शन जीते। लेकिन 200 वोटों की जीत से हम ये तो मौका किसी को नहीं देना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ये गढ़ किसी का भी नहीं है, ये सिर्फ एक मेहनत का गढ़ है। जो भी प्रत्याशी मेहनत करेगा वो यहाँ से इलेक्शन जीतेगा। लेकिन आपने देखा होगा वर्तमान समय की एक सोशल मीडिया की बात की जाए दिव्यापुर विधानसभा की, जी, तो उसमें दो चेहरे बहुत बड़े नाम निकल के सामने आते हैं समाजवादी पार्टी से। एक प्रदीप यादव और एक युवा वर्ग के एक धड़कन के नाम से उन्हें लोग जाना जाता है, धर्मेंद्र यादव। इन दो के अलावा समाजवादी पार्टी में क्या किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया जा सकता क्या? अमित भैया, ये मैं इस पर तो कहना नहीं चाहता, बिकॉज वो दूसरी पार्टी की बात है और मुझे उनकी पार्टी किस हिसाब से टिकट तय करती है, उनकी पार्टी किस हिसाब से कैंडिडेट का सिलेक्शन करती है, एक्चुअली आई डोंट नो। ये आप बीजेपी के लिए पूछेंगे तो हो सकता है मैं किसी का नाम ले भी पाऊँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए मेरे लिए ये जज कर पाना, इसमें अपनी एक राय दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे उस पार्टी के बारे में मैं सुन लूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। किसका टिकट हो सकता है, कौन मजबूत है, एक्चुअली मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं भी देखता रहता हूँ, सबकी पार्टी का अपना एक अलग अलग विचारधारा है और अपना अपना काम करने का तरीका है। हर एक पार्टी का अलग अलग नज़रिया है जनता के बीच में रहने का, और सबका अपना अलग अलग तरीका भी है, उनका अपना एक अलग तरीका है, बस उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आगामी जिला पंचायत अध्यक्ष, विधानसभा के चुनाव आने को है, ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को टिकट देती है तो आप क्या उसमें ये मांग करेंगे कि मुझे भी टिकट दिया जाए, यानी कि सिर्फ राजपूत टिकट मांगने का आप मांग करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं जिला पंचायत सदस्य की अगर बात करेंगे तो भागनगर प्रथम सीट हमारी पड़ती है, और पिछली बार ये सीट आरक्षित थी ओबीसी के लिए। तो मेरे पापा श्री सदानंद राजपूत जी ने टिकट मांगा था भारतीय जनता पार्टी से। अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारणवश उनका टिकट नहीं हो पाया, जिनका टिकट हुआ था वो इलेक्शन हार गए थे। तो इस बार पापा टिकट मांगे, मैं टिकट मांगूं, लेकिन कोई ना कोई इस बार टिकट मांगेगा, और पार्टी अगर टिकट देती है हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सपोर्ट से जिला पंचायत सदस्य बन के ही आएंगे, ये हमारा विश्वास है और आप सबका प्यार है। और इस प्यार के ही हिसाब से मैं कह पा रहा हूँ कि अगर हमें टिकट मिलेगा तो हम जीतेंगे। ये आप सब लोगों की दुआ है। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप निरंतर राजनीति में आगे बढ़ें। एक मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, जी, क्या पीडीए से समाजवादी पार्टी को कोई बड़ा फायदा हो सकता है? कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप पीडीए की बात करोगे तो पीडीए का जो कॉम्बिनेशन है वो हर एक पार्टी में है। वो किसी एक पार्टी में केवल पीडीए के लोग नहीं है। आप बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी में भी पीडीए कॉम्बिनेशन है, समाजवादी पार्टी में भी है। हाँ, आई एक्सेप्टेड कि बीजेपी में अल्पसंख्यक नेता थोड़े से कम हैं,
लेकिन कॉम्बिनेशन वहाँ पे भी है। मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं वहाँ पे अल्पसंख्यक का कोटा पूरा करने के लिए, और मोहसिन रजा जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो पीडीए का कॉम्बिनेशन हर एक पार्टी में है, बस ये कह सकते हैं कहीं थोड़ा कम कहीं ज़्यादा। तो इससे हमें नहीं लगता कि किसी पार्टी को अकेले फ़ायदा मिल जाएगा। ये कॉम्बिनेशन हर एक जगह पे है और इसका फ़ायदा सबको मिलेगा। शिवम जी, देखा जा रहा है कि अभी कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी में इससे सवर्ण समाज के कुछ लोग ज़्यादा नाराज हैं। तो क्या आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण की नाराजगी से कोई बड़ा नुकसान हो सकता है? नहीं यार, ऐसा नहीं है। सवर्ण तो भारतीय जनता पार्टी की भाई रीढ़ की हड्डी है। जब भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, तब भी सवर्ण समाज ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का ठेका ले रखा था और उनके लिए पूरी मजबूती से खड़े भी रहते थे। भाई मुरली मनोहर जोशी जैसे अटल जी की पार्टी है ये, बाबूजी कल्याण सिंह जी की पार्टी है ये, अटल अडवाणी कल्याण कभी ब्रह्मा विष्णु महेश हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी की। ये उन लोगों की बनाई हुई पार्टी है और उन लोगों की मजबूत करी हुई पार्टी है। तो नहीं कह सकते ना कि सवर्ण पार्टी से नाराज है। हाँ, ये उनका भी घर है, नाराज होंगे तो अपनी बात रखेंगे, लेकिन जब वोट की बात आएगी तो हमें लगता है बिना सवर्ण के भारतीय जनता पार्टी कभी कंप्लीट हो नहीं सकती। ये ऐसा मेरा मानना है। एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी। योगी आदित्यनाथ जी गरीबों के लिए बहुत अच्छा हित का कार्य करते हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? उनके लिए जितने शब्द बोलूँ वो कम होंगे। वो हमारे योगी जी हैं। और मेरे एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। सोशल मीडिया पे मैं भी काफ़ी हद तक एक्टिव रहता हूँ। दरअसल मैं पहले जॉब करता था हरिद्वार में, उत्तराखंड में। जी। मेरे कुछ दोस्त लोग थे जो मुजफ्फरनगर के बगल के थे, लेकिन वो एरिया उत्तराखंड में लगता था। तो अभी मैं कुछ दिन पहले उनका एक पोस्ट देख रहा था, वो उसमें लिख रहे थे योगी जी की फ़ोटो डाल के, काश ये कुछ किलोमीटर्स का अगर फासला ना होता तो आप हमारे भी मुख्यमंत्री होते। तो वो लोग योगी जी की कार्यशैली से इतने खुश हैं कि वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि काश योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मेरे प्रदेश में भी होता। तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली है और वो होते हैं कि महान व्यक्तित्व है और कह सकते हैं कि उनका भविष्य बहुत बड़ा है भारतीय जनता पार्टी में। देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अपराधियों को नस्त नाबूद किया गया है। देखिए, अगर भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा तो मुख्यमंत्री कोई भी हो उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई गुंडा मुक्त तो उनको उत्तर प्रदेश करना पड़ेगा। भाई जब गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा तभी भयमुक्त उत्तर प्रदेश होगा। और अगर उत्तर प्रदेश को अगर उत्तम प्रदेश बनाना है तो सबसे पहले यहाँ से जो गुंडागर्दी है उसको खत्म करना होगा। तो योगी जी ने ये बखूबी अपना जो वादा था उन्होंने निभाया है और वो उन्होंने किया है। उसके लिए हम उनको मतलब एक सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का उन्होंने काम किया। और अभी कह सकता हूँ कि शायद पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, उसके लिए हम योगी जी को 27 मई का फिर से मौका देने का काम करेंगे। सपा के कार्यकाल में क्या नेताओं के रूप में गुंडे छुपे हुए बैठे थे क्या? एक्चुअली जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हाँ, थोड़ा बहुत तो सुनने में आया था। मेरे फादर के ऊपर भी केसेस लगे थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो ये सब तो रहता है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर है। तो वो अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे तो उनको सत्ता से दूर तो रहना पड़ेगा। आपके क्षेत्र के एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़ा चेहरा जो कि मंत्री रहे, विधायक रहे, लाखन सिंह राजपूत जी, उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के लिए क्या किया? उनकी अगर हम बात करेंगे तो उनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी उनकी तारीफ कम होगी। आपने देखा होगा कि लोग विधायक बनते हैं, लोग गलियां बनवाते हैं, लोग नालियां बनवाते हैं, लोग खलिंजे बनवाते हैं, लोग यहीं पर उलझे रहते हैं और अपनी विधायकी पूरी करके चले जाते हैं। देखिए, किसी भी जिले की जब कहीं गिनती होती है तो वहाँ पे जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो देखे जाते हैं। तो मैं माननीय लाखन सिंह राजपूत जी की बात करें तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि जब लाखन सिंह राजपूत जी जब मंत्री हुआ करते थे, जब वो मंत्री नहीं भी थे उस समय केवल वो विधायक हुआ करते थे, तो उस टाइम पे वो एक मेडिकल कॉलेज लेके आए। आज के टाइम पे तो मुख्यमंत्री जी की योजना है कि एक डिस्ट्रिक्ट एक मेडिकल कॉलेज, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। ये वाला विधान उसके बाद में पारित हुआ है कि हमारे पास 75 डिस्ट्रिक्ट हैं तो हमें 75 मेडिकल कॉलेजेस मिनिमम चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट में हमको एक मेडिकल कॉलेज चाहिए। कुछ जगहों पे 2 भी हैं जहाँ पे जो बड़े बड़े जिले हैं। उस समय ये मेडिकल कॉलेज लेके आए थे, वो बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट था। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज लेके आए, रोडवेज बस अड्डे का निर्माण उन्होंने कराया विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए। तो ये बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने हमारे दिव्यापुर को, हमारे औरैया को एक नया नाम देने का काम किया है। और आज जब गिनती होती है कि भाई दिव्यापुर में भी मेडिकल कॉलेज है, और मेडिकल कॉलेज जब कभी कभी हम जाते हैं, जब वहाँ पे जो पत्थर जो लगा हुआ है तो वो देखते हैं तो मेरा भी सीना 56 इंच का हो जाता है कि भाई हमारे वोट से जीते हुए MLA ने इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट लेके आए। तो बहुत ही बड़ी बात है माननीय लाखन सिंह राजपूत जी के लिए, माननीय मंत्री जी के लिए कि वो 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए।
बाकी गली की और नालियों की राजनीति तो सभी लोग करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लेके आए वही असली नेता। देखा जाता है कि औरैया जनपद में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर वर्तमान में 2 पर सपा का कब्जा है, लेकिन औरैया सदर से जो विधायक हमारी लोकप्रिय विधायक होने के नाम से जाना जाता है गुड़िया कठेरिया जी, आप उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, गुड़िया कठेरिया जी मेरी चाची है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको नमस्कार करना चाहूँगा और उनको मैं चरण स्पर्श भी करता हूँ। बहुत दिन से मैं उनसे नहीं मिला हूँ, लेकिन जब वो टिकट मांग रही थी और जब वो कुछ नहीं थी पार्टी की, उस समय वो महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्ष हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी। वो मेरे यहाँ पे आया करती थी, बहुत ही प्यार देती थी उनको अपनी बेटी की तरह। और आज भी मैं उनसे चाची कहता हूँ, वो मुझसे हमेशा लल्ला ही कहती हैं, पहले भी कहती थी, आज भी कहती हैं। जो अपने औरैया की टाबा की जो भाषा है लल्ला, अपने प्यारे बच्चे को बोला जाता है, तो आज भी वो मेरे लिए वही है, चाची है मेरी। मैंने उनको कभी विधायक के नज़रिए से नहीं देखा, मुझे लगता है कि आज भी वो मेरे चाचा चाची है दोनों लोग, तो उनके लिए भी मैं उनका बेटा ही हूँ और आज भी वो मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार देती है। मैंने उनसे मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनके व्यवहार का मैं बहुत मुरीद हूँ कि विधायक बनने के बावजूद भी उनमें कभी कोई बदलाव नहीं आया। गुड़िया कठेरिया जी जो औरैया सदर से विधायक है, अधिकतर उनकी चर्चा रहती है कि विधायक बनने के बाद भी उनसे आसानी से कोई पल 2 पल में उनसे मुलाकात कर सकता है, जबकि देखा जाता है विधायक या सांसद बनने के बाद लोग उनसे चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं, उनके बंगले के, उनके घर के, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होती है। आखिरकार इतना सरल स्वभाव गुड़िया कठेरिया जी का क्यों? देखिए पत्रकार महोदय, मैं एक बात तो कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर MP या MLA बनता है और अगर उसकी जनता ही अगर उससे नहीं मिल पा रही है, अगर उसमें इतना प्राउड है, अगर उसमें इतना एटीट्यूड है, तो हमें लग रहा है कि वो डिजर्व नहीं करता कि उसको विधायक या मंत्री या उसको सांसद पार्टी बनाए। हमें नहीं लगता है कि वो डिजर्व करता है। जिस व्यक्ति से या जिस विधायक से या जिस सांसद से उसकी जनता कायदे से मिल पा रही है, देखिए विधायक मतलब अपने क्षेत्र का राजा से अगर उसकी प्रजा नहीं मिल पा रही है, प्रजा परेशान है, अगर अपने विधायक से नहीं मिल पा रही है, अपने राजा से नहीं मिल पा रही है, तो फिर बहुत गलत बात है। अगर गुड़िया जी इतनी आदरणीय हमारी चाची जी अगर इतनी सरल स्वभाव की उनसे अगर सब लोग मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मानता है वो एक अच्छी इंसान पहले हैं और विधायक बाद में। शिवम जी, एक मेरा शायद लास्ट सवाल मेरा हो सकता है ये। कोई नहीं, आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सारे जवाब आपको देते हैं। मैंने आपके विधानसभा क्षेत्र में एंट्री मारी, जैसे ही मैं कपोल की तरफ बढ़ा, तो बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ था, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था 27 का सत्ताधीश अखिलेश जी। ये कहाँ तक ये सच है, क्या है? फ्लैक्स मैंने भी देखे हैं, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है 27 का सत्ताधीश अखिलेश। देखिए, अपनी अपनी पार्टी है, अपने अपने कार्यकर्ता हैं, सबका अपना अपना प्रचार है बड़े भाई। तो सब लोग अपनी अपनी डिमांड रखेंगे जनता के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे और जनता को कन्वर्ट करने का काम करेंगे अपने नेता के पक्ष में भी, पार्टी के पक्ष में। बाकी लेट्स सी इन 2027 क्या होता है कि 27 का सत्ताधीश कौन बनता है। बहन जी होगी, योगी जी होंगे, अखिलेश जी होंगे, कौन होगा ये तो 27 में ही पता चलेगा। उससे पहले तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन आपने देखा है, मैंने भी देखा है, और लिखने से तो कुछ होता नहीं है। असली मजा तो इलेक्शन में ही आएगा 2027 में। आप किसे मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहिए? देखिए, मैं तो भाजपा ही हूँ। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं तो योगी जी का ही नाम लूँगा कि भाई मैं तो योगी जी को कह लो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के ही व्यक्ति को मैं तो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहूँगा, कैंडिडेट कोई भी हो। तो क्या दिव्यापुर विधानसभा से इस बार आप भी टिकट की मांग करेंगे? इस लायक नहीं हुआ, इस लायक क्यों नहीं? आप तो बहुत बड़े नेता हैं। नहीं, वक्ता होना एक अलग बात है, पार्टी के लिए एक बड़ा नेता होना एक अलग बात है। और भारतीय जनता पार्टी की तो देखा ऐसी लहर चल रही है, जो टिकट ले आता है वो जीत इसकी सुनिश्चित है। शायद है कि मैं भी टिकट के लिए शायद अभी मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, शायद मेरा भी वो लेवल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये लेवल भी बनाएगी कभी जिंदगी में, बहुत बड़ी जिंदगी है ईश्वर की कृपा से। और जब तक सांसें हैं, जब तक जिंदगी है, जब तक पार्टी है, और पार्टी कभी कुछ बड़ा देगी तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। दर्शकों, आपने देखा हमारी बातचीत आज शिवम सदानंद राजपूत जी से। बहुत ही सरल स्वभाव, नेक विचार, इनके दरिया दिल इंसान ये। शिवम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय लिया। आदरणीय अमित भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भैया के बारे में भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। भैया का चैनल है रफ्तार मीडिया, और भैया पॉडकास्ट करते हैं, और बाकी भैया न्यूज़ कवरेज भी करते हैं पूरे ज़िले की। तो भैया के चैनल का सभी लोग सपोर्ट करिएगा। और भैया का नेचर बहुत अच्छा है, पत्रकार होना एक अलग बात है, भैया का नेचर बहुत अच्छा है। मैं भैया का पहले से ही मुरीद था, भैया बहुत बार कह चुके थे शिवम जी आना है, लेकिन मैं ही भैया को परेशान कर रहा था, मैं नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज हम लोग बैठे भैया के साथ में, पूरा इंटरव्यू हुआ हमारा। और हालांकि मैं इस इंटरव्यू के लिए मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं इस जिले में, लेकिन फिर भी भैया की सूची में मेरा नाम था, उसके लिए भैया को तहे दिल से मैं धन्यवाद
देता हूँ। धन्यवाद आपका। और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और इस इंटरव्यू को आप सब लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा। नमस्कार।